विदेश में जाकर के पढ़ाई करना, ये सवाल जितना स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में उनके पेरेंट्स के लिए हो गया है। एक समय था कि लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करते थे तो ये एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, ये एकदम से ऐसी बात समझी जाती थी जिसको अचीव करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज के दौर में विदेश जाके पढ़ाई करना ये लग्जरी नहीं रह गया, अब ये ज़रूरत सी बन गई है। ऐसा इसलिए कि विदेश के कई ऐसे कॉलेजेस हैं, अनगिनत ऐसे देश हैं जो कि आपको एक से बढ़कर एक कोर्सेज ऑफर करते हैं और ये अफोर्डेबल भी है। एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी भी अब विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आज मैं इसी पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं संभव लाइव और शुरू करते हैं काम की बात। तो विदेश में आखिर क्यों जाना है, क्या फायदे हैं विदेश जाकर के पढ़ाई करने का, आइए इसी से शुरुआत करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो सबसे पहला फायदा जो है विदेश जाके पढ़ाई करने का है वो है अनगिनत कोर्सेज की अवेलेबिलिटी और ग्लोबल एक्सपोजर। जब भी आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं और किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं तो आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने का मौका मिलता है जहां पर कि लगभग दुनिया के हर जगह से स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं और उनके बीच में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। स्किल सेट्स की अगर बात की जाए तो विदेशों में जो कॉलेजेस में पढ़ाई होती है वो बहुत हद तक स्किल बेस्ड होती है। वहाँ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होता है। ऑन कोर्स जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो मिलती है वो शायद आपको अपने देश में न मिल पाए। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बहुत हद तक इस तरीके से डिज़ाइंड हैं कि वो सारी की सारी मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के चलती हैं, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि विदेश में जाके पढ़ाई के फ़ायदे क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ईज़ ऑफ एडमिशन। अगर अपने देश में देखा जाए IIT, IIM, इसके साथ साथ कई और कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सीट्स की संख्या देखी जाए और उसमें अप्लाई होने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स को अगर देखा जाए तो वो ज़मीन आसमान का अंतर है। IIT में तो मुश्किल से 5000 ही सीट अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों का होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ज़्यादा टफ नहीं है और वो जो कैरिकुलम है उनका, जो सिलेबस है उनका, वो स्किल बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रोजेक्ट वाइज बेस्ड है। यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलती है, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पे आपके करियर ग्रोथ को मिलता है। आप एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्टूडेंट बन करके, अच्छे एम्प्लॉई बन करके बाहर निकलते हैं, जिसको कंपनियां हाथों हाथ लेती है। इसलिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को ज़्यादा मान्यता, ज़्यादा वैल्यू मिलती है ग्लोबली। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हैं। ऐसा आप गूगल के साथ देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ देख सकते हैं, फेसबुक के साथ देख सकते हैं, ट्विटर में आप देख सकते हैं, और भी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैगुआर, इसके अलावा जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम भारतीय वहाँ काम कर रहे होते हैं किसी और देश की तुलना में। तो ये जो स्टूडेंट्स और ये जो लोगों का हुजूम है ये बहुत हद तक हेल्प करता है भारतीयों को, अगर उस धरती से जाकर के उन्होंने डिग्री ली है तो। इवन अपने देश में भी फॉरेन डिग्रीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वहाँ अवेलेबल हैं, जो कि अभी तक भारत में नहीं पहुँचे हैं। अगर भारत पहुँचे भी हैं तो उस संख्या में नहीं है कि यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज़ मिल सके। ग्लोबल एक्सपोजर। जी हाँ, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ और भी देशों के बच्चे होते हैं, उनका कल्चर होता है, उनका एक एटमॉस्फेयर होता है, और वो जो कंपटीशन होती है वो कंट्री वाइज कंपटीशन वहाँ आती है। इसका फ़ायदा सीधे तौर पर स्टूडेंट्स को होता है, उनको अच्छा करने का एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिव मिलता है। तो जो ग्लोबल एक्सपोजर है उसमें पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है जॉब की। जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत हद तक बढ़ जाता है।
क्योंकि जो लिविंग एक्सपेंसेस है, जो लिविंग पर कैपिटा इनकम है फॉरेन कंट्रीज का, वो बहुत बेहतरीन माना जाता है अपने देश की तुलना में, जिससे बहुत हद तक फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को वहाँ रह कर के पढ़ाई करने में। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आखिर कौन है एलिजिबल? सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि अंडर ग्रेजुएट्स को वहाँ जाना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ जाना चाहिए। हमारे देश में हालांकि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में शुरुआती दौर से ही ग्रेजुएशन 4 साल का है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको 4 साल का कोर्स करना ही होगा। तो इसके लिए फिर आपको मास्टर्स भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो आपको 4 साल का अंडर ग्रेड का कोर्स कंप्लीट करना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं या मेडिकल फील्ड से हैं तब तो आपके लिए समस्या नहीं है, लेकिन नॉर्मल अगर आप बीकॉम किया है आपने या बीबीए किया है आपने तो आपका एडमिशन होना वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप अंडर ग्रेड्स के लिए जा रहे हैं तो आपके 10th और 12th के मार्कशीट ही काफ़ी होंगे। साथ ही साथ आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट वहाँ देनी होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, IELTS या TOEFL के रूप में जाना जाता है। ये टेस्ट हिंदुस्तान में आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके टेस्ट के प्रक्रिया को मैं बताऊं तो TOEFL के लगभग 50 टेस्ट होते हैं पूरे साल भर में, यानी लगभग हर हफ्ते एक टेस्ट होता है। ऐसे ही IELTS के साथ है। IELTS भी महीने में 4 बार टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, जिसको आप क्वालिफाई करके उसके नंबर्स के साथ आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है SAT या फिर ATC। ये टेस्ट बेसिकली US और UK के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपको GRE या GMAT देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये टेस्ट के स्कोर्स आपको बेसिकली US, UK और कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये थे वो टेस्ट जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। अगर आप US में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना शामिल होते हैं इसका भी एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। साथ ही आपने किसी NGO के साथ काम किया है कि नहीं किया है, सोशल वर्क में आपका होना बहुत ज़रूरी है। प्लस स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा कर चुके हैं, नेशनल लेवल पे आपने कुछ परफॉर्म किया है तो उसको भी वो लोग कंसिडर करते हैं। तो US के एडमिशन टेस्ट के लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, साथ ही यूरोप के लिए भी बताई, और ये लगभग पूरे दुनिया के लिए है क्योंकि US स्टैंडर्ड को सारे यूनिवर्सिटीज़ लगभग फॉलो करते हैं। अब देश का चुनाव, किस देश में जाकर के पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है? जी हाँ, देखिए, अगर देश की बात की जाए तो US है, कनाडा है, यूरोप के कुछ देश हैं जिसमें जर्मनी और फ्रांस है, और UK है। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो चाइना, जापान और सिंगापुर, ये एक ऐसे देश हैं 3 जिसमें आप जाकर के अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पढ़ाई क्या करनी है। अगर मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करनी है और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो दुनिया में सबसे बेहतरीन देश जो है वो जर्मनी को माना जाता है। अब जर्मनी को क्यों माना जाता है बेहतरीन देश? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जर्मनी में लगभग 300 ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां ट्यूशन फीस नहीं लगता है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उसे मक्का समझा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो मैकेनिकल से रिलेटेड कंपनियां हैं, लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जितनी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो जर्मनी में है। साथ ही साथ होम अप्लायंसेस की भी जो कंपनियां हैं जिसमें बॉश का नाम सबसे आगे चलता है, वो भी जर्मनी बेस्ड ही है। तो जर्मनी में एक तो ट्यूशन फीस नहीं लग रहा है, ऊपर से आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसी तरीके से वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात की जाए तो तकरीबन 800 से 1200 यूरोज़ का ही खर्चा आता है, और वो भी आप वहाँ पर रह करके कमा सकते हैं। मैं आपको जर्मनी के बारे में इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ कि जर्मनी को अगर लिस्ट देखी जाए तो अभी आज के समय में सबसे अच्छी जगह मानी जाती है पढ़ाई करने के लिए। इसी तरीके से फ्रांस की भी कहानी है, रोम की भी कहानी है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप मास कॉम करना चाहते हैं तो भी आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं।
इसके साथ ही अगर आप डिफरेंट आप स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ के कॉलेजेस में अवेलेबल हैं कि जिसको आप करके एक बेहतरीन करियर अपना बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, तो उसका सीधा फायदा स्टूडेंट्स को अपने करियर में इसको अप्लाई करने में बहुत सहूलियत मिलती है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को देखा है और आपको लगा है कि मैंने थोड़ी सी भी कोई काम की बात की है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुझे लगता है कि हाँ, आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको देता रहूं। मैं ये भी वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि यूके के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन है, यूरोप के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन है, या कौन से ऐसे देश हैं जहां के कौन से ऐसे 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां एडमिशन आप ले सकते हैं। यूएस के साथ भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा और कनाडा, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा। प्लस अभी मैं आपको एक कॉस्ट ऑफ लिविंग का ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं। ये हालांकि कंट्री वाइज डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक जर्मनी में रहने के लिए आपको 800 से 1200 यूरोज की ज़रूरत पड़ेगी हर महीने। अगर लगभग डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग इतने ही आपको कनाडा में और यूएस में इतना एक्सपेंस आएगा। ये जो कंट्रीज़ मैं बता रहा हूँ, यूरोप, यूएस, यूके, ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे कंट्रीज़ माने जाते हैं। तो वहाँ अगर आपको 800 से 1200 यूरोज या डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं तो वो पैसे आएंगे कहाँ से? इसका भी रास्ता है। बाहर के यूनिवर्सिटीज़ की एक खासियत है, वहाँ पर आपको 20 घंटे पार्ट टाइम जॉब करने की छूट दी जाती है और एक मिनिमम वेजेस भी फिक्स है, जो कि कहीं $15 है या 15 यूरो है, तो कहीं $20 या 20 यूरो तक है। तो अगर आप हफ्ते में 20 घंटे काम करते हैं तो आप आराम से हफ्ते के तकरीबन 300 से 400 डॉलर्स कमा सकते हैं या यूरोज कमा सकते हैं। आप किस देश में उस पर डिपेंड करता है। तो आपके लिविंग का कॉस्ट, आपके वहाँ के एक्सपेंसेस का कॉस्ट आप वहाँ रहकर काम करके कमा सकते हैं। साथ ही वेकेशंस में आप फुल टाइम मतलब 40 घंटे तक काम कर सकते हैं और मिनिमम वेजेस के अंडर में आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। थोड़ा सा शुरुआत में आपको पैसा खर्च होगा, लेकिन एक समय के बाद जब आप वहाँ के सिस्टम, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसका भी डिटेल मैं आपको कंट्री वाइज जब बनाऊंगा वीडियो तो उसमें बताता चलूँगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एलिजिबिलिटी के दौरान जो IELTS, SAT, GRE, GMAT टाइप के एग्जाम्स होते हैं, टॉफिल, उसको क्लियर करने के बाद उसमें जो आपकी ग्रेडिंग आती है उस पॉइंट्स के आधार पर आपको स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबल कैंडिडेट्स को, एलिजिबल स्टूडेंट्स को बहुत हद तक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलता है। आपको मैं बताऊं कि 40% से लेके 100% तक का स्कॉलरशिप अवेलेबल है इन देशों में, और ये जो है बड़ी कंपनियों के थ्रू मिलता है। कई बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जो बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, वो कुछ बॉन्ड्स के साथ स्कॉलरशिप देती हैं कि अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है उसके बाद साल भर तक या 2 साल तक आपको सेवाएं देनी पड़ेंगी उन कंपनी की। तो ये जो बॉन्ड है ये एक तरह से वरदान की तरह साबित होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट पास आउट होकर आता है और इन बड़ी कंपनियों में जॉब करता है तो उसको एक एक्सपोजर भी मिल जाता है, उसकी एक प्लेसमेंट जो है उसकी पढ़ाई शुरू होने से पहले ही लग जाती है। तो एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप का फ़ायदा होता है। ये भी डिटेल्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में देता चलूँगा। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पढ़ाई करने के बाद आगे क्या? जैसा कि मैंने आपको स्कॉलरशिप बताया कि स्कॉलरशिप अगर मिल जाता है तो जो कंपनियाँ आपको स्कॉलरशिप देती हैं उनके आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है। लेकिन अगर वो प्लेसमेंट के बाद फिर क्या? देखिए, जो आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग वहाँ से करते हैं तो ग्लोबल एक्सपोजर मिलने के कारण आपके करियर में बहुत बड़ा ग्रोथ इस तरीके से आता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर आपने बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट किया है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो अनइमेजिनेबल होती है। इंडिया में तो अगर किसी को 1 करोड़ की सैलरी की जॉब लगती है गूगल में या फेसबुक में तो अखबारों के पन्ने पर आता है, लेकिन वहाँ पर ये बहुत नॉर्मल बात हो जाती है इस अमाउंट पर अगर आपको सैलरी मिलनी शुरू हुई है तो।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के जो बाहर के देशों में जा कर के पढ़ाई करके और उसी देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके वापस अपने देश लौटते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे कि पीयूष बंसल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे नाम हैं जो कि वहाँ से पढ़ाई करके लौटे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि आपके देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, आपका विज़न ही चेंज हो जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई करने के बाद। और इसका फ़ायदा यकीनन आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है, आपके करियर पर पड़ता है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को देखा है और आपको लगा है कि मैंने थोड़ी सी भी कोई काम की बात की है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के काम की बात में बस इतना ही। अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में मैं स्टडी अब्रॉड के बारे में कंट्री स्पेसिफिक, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक मैं वीडियो तैयार करूंगा और आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।